हमारी आज की कहानी है लालच। एक तरफ पिता की मृत्यु का गम तो दूसरी तरफ घर लौटने की खुशी। रूपाली को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एयरपोर्ट पर पहुंचकर देखा तो उसकी दोस्त उसे लेने के लिए आई थी। दोनों आपस में गले मिलकर बातें करने लगी। तब रूपाली की दोस्त वंदना बोली, चलो रूपाली, तुम मेरे घर चलो। तब रूपाली बोली, नहीं वंदना, मुझे अभी माँ से मिलना है और घर जाना है। मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। तुम मुझे घर के पास में ही छोड़ देना। अब वंदना रूपाली को उसके घर के पास में छोड़ देती है। रूपाली जाकर डोरबेल बजाती है। डोरबेल बजाने पर कोई प्रक्रिया नहीं होती। तब रूपाली देखती है कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है। तब वह अंदर चली जाती है तो उसे जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। फिर अचानक से दरवाजा जोर जोर से किसी ने पीटना शुरू कर दिया। तभी वहां से काली साड़ी पहने सजी संवरी एक औरत पैर पटकते हुए अंदर जाती है और दरवाजा खोलते हुए अंदर बैठी उस बुजुर्ग महिला पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या हो गया? आसमान गिर गया या जमीन फट गई? कौन सी आफत आ गई? जरा से देर से दरवाजा बंद नहीं रहने दे सकती? दिख नहीं रहा जब काम कर रही हूँ? दरवाजा तोड़ने पर तुली है। तब वह बुजुर्ग महिला डर के मारे सहम गई और एक कोने में जाकर सिमट गई। दोस्तों, इससे पहले कि कहानी में आगे बढ़े, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस बुजुर्ग महिला के बाल बिखरे हुए, गंदे कपड़े और शरीर चूड़े हुए की भांति दिख रहा था और चेहरे पर काफी झुर्रियां छाई हुई थी। उस औरत को देखकर रूपाली का यकीन सच में बदल गया। वह जोर से चिल्लाई, कौन हो तुम? और मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हुए? हटो यहाँ से। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उनके साथ ऐसा करने की? माँ, क्या हो गया आपको? आप तो अच्छी भली थी, फिर ऐसा कैसे हो गया? आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई माँ? कहते हुए रूपाली जोर जोर से रोने लगी। रूपाली की आवाज सुनकर उसका भाई अभिषेक, जो कि कमरे में था, वह कमरे से बाहर आया और बोला, अरे रूपाली, तुम आ गई? चलो यहाँ आओ। देखो अभिषेक, कौन है यह औरत? माँ के साथ कैसा व्यवहार कर रही है? तब अभिषेक बोला कि ये औरत तुम्हारी भाभी है, मेरी पत्नी है। अरे दीदी, आप? मैंने पहचाना नहीं। क्या है ना, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं था। अभिषेक की पत्नी अनन्या अपना परिचय कराते हुए बोली। तब रूपाली अपने भाई भाभी को आश्चर्यचकित होकर देखने लगी और उससे ज्यादा उसे अपनी माँ पर हैरानी हो रही थी। तब अभिषेक ने रूपाली को अपने पास सोफे पर बैठाया और अनन्या को चाय नाश्ता देने के लिए भेज दिया। बहन रूपाली को रोता हुआ देख अभिषेक भी अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोला, क्या करूं बहन, हमारी तो किस्मत में ही दोष है। पता नहीं कौन सा पाप कर दिया जो यह दिन देखने को मिल रहे हैं। पिताजी भी चले गए और अब माँ की ये हालत हो गई। उनके सदमे में वह यह सब बर्दाश्त ना कर पाई। उन्हें अपनी सुध न रहती और देखो अब क्या दशा बना ली है इन्होंने अपनी। लेकिन माँ को वह क्या है अभिषेक? रूपाली हैरानी से पूछने लगी। और तुमने माँ को कमरे में बंद करके क्यों रखा है? तब अभिषेक बोला कि मैंने जानबूझकर माँ को कमरे में बंद करके नहीं रखा है। माँ का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। पहले तुम्हारे गम में माँ बीमार रहने लगी, उसके बाद पापा चले गए, तब तो माँ बिल्कुल ही गुमसुम सी रहने लगी, बेहाल सी निढाल रहने लगी। और अब तो यह हाल है कि इनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, जिसकी वजह से यह अजीब सी हरकतें करने लगी हैं। जोर जोर से कभी रोने लगती हैं तो कभी हंसने लगती हैं, खुद ही से चिल्लाने लगती हैं, सामान इधर से उधर फेंकने लगती हैं। कई बार कपड़े निकालकर ऐसे ही कहीं भी नहाने बैठ जाती हैं
और अब तो हालत ऐसी हो गई कि जो भी सामान दिखता है उसे उठाकर सामने वाले व्यक्ति पर फेंक देती हैं। और 3 बार खाना तो नॉर्मल ही खाती हैं, लेकिन जब भूल जाती हैं तो फिर से खाना खाती हैं। बहुत परेशान कर दिया है। मैं भी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हूँ। बहुत दुख होता है मुझे माँ की ऐसा व्यवहार देखकर। कहते हुए अभिषेक रोने लगा और बोला, क्या तुम अभी भी माँ के पास जाना चाहोगी रूपाली? तब रूपाली अभिषेक की एक बात भी नहीं सुनती और खुद को ना रोकते हुए वह अपनी माँ कांता जी के कमरे में चली जाती हैं, जहां पर उन्हें उसके भाई भाभी ने बंद करके रखा हुआ था। जैसे ही कांता जी रूपाली जी को देखती हैं, तो पास में पड़ी वस्तु उठाकर उसके ऊपर फेंक देती हैं। चली जाओ यहाँ से, मुझे हाथ भी मत लगाना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, चली जाओ यहाँ से, कहकर कांता जी जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। रूपाली अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर सहम जाती हैं। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। फिर वह धीरे से हिम्मत करके उनके पास जाती हैं और बोलती हैं, माँ, मैं हूँ आपकी प्यारी बेटी रूपाली। माँ देखो, मुझे पहचानो। कहते हुए रूपाली कांता जी का ध्यान अपने ऊपर डालती हैं। तब कांता जी थोड़ा शांत हो जाती हैं। रूपाली की नजर जैसे ही कांता जी की कमर और हाथ पैरों पर पड़ी, तो देखा उन पर अजीब से निशान थे। निशानों को देखकर रूपाली को और ज्यादा आश्चर्य हुआ। वह हैरान परेशान हो गई कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। तब कांता जी फिर से चिल्लाने लगी, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तब अभिषेक आकर बोला, देखा रूपाली, अभी थोड़ी देर पहले खाना दिया था इन्हें और फिर से इन्हें भूख लग गई। तब रूपाली बोली, क्या हुआ भाई, अगर खाना ले भी रही है तो क्या हो गया, भूख ही लगी होगी ना, बिना बात के तो खाएंगी नहीं। कहकर वह किचन में जाकर कुछ खाने को लाती हैं और अपनी माँ को खाना खिलाने लगती हैं। खाने को देखकर कांता जी चुप हो जाती हैं और रूपाली को निहारने लगती हैं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस देखे ही जा रही थी। फिर रूपाली वहां से उठकर अपने भाई अभिषेक के पास जाकर बोली, अभिषेक, क्या तुमने माँ को डॉक्टर को दिखाया? उनकी हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब है, उनका अच्छे से इलाज करवाओ। तब अभिषेक अपना ढोंग रचाते हुए बोला, क्या करूं बहन, इतने डॉक्टर को दिखा दिया, अच्छे से अच्छा इलाज करवाया, पर डॉक्टर का कहना है कि उनके इलाज में बहुत पैसा लगेगा। अब मेरी मजबूरी है, मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। यह कैसे हो सकता है अभिषेक? बाबूजी की इतनी जमा पूंजी थी और उन्होंने तुम्हें ही दी होगी माँ की सेवा के लिए। इतनी जमीन जायदाद है उनकी, फिर तुम यह बात कैसे बोल सकते हो? आखिर सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तब अभिषेक बोला, बस रूपाली, इसी बात का तो दुख है, इसी बात का तो दिन रात का रोना लगा रहता है। पता नहीं पिताजी मुझे कौन सी दुश्मनी निकाल कर गए हैं। क्या मतलब? तब रूपाली ने उत्सुकता से पूछा। तब अभिषेक बोला, मतलब यह है कि बाबूजी की जितनी भी जमा पूंजी थी, उन्होंने उसकी एफडी बनवा ली थी और जो जमीन खेती बाड़ी की थी, उन्होंने उसे तुम्हारे नाम पर कर दी। मेरे लिए तो बस यह मकान और दुकान दिया है, वह भी माँ के नाम पर है। पता नहीं पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उनका मुझ पर विश्वास ही नहीं था। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं, कहाँ से इलाज करवाऊं? कहते हुए अभिषेक के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ साफ नजर आने लगी। बाबूजी को लेकर उसके मन में बहुत ज्यादा कड़वाहट भरी हुई थी। ये देखकर ऐसा लग रहा था। तब रूपाली बोली कि भाई, मुझे जमीन जायदाद से प्यार नहीं है, मुझे मेरी माँ ज्यादा प्यारी है और मुझे उस संपत्ति में से कुछ भी नहीं चाहिए। बस मेरी माँ ठीक हो जाए, मैं इसी में खुश हो जाऊंगी। मेरे लिए मेरे सब कुछ मेरी माँ है।
यह सुनते ही अभिषेक और उसकी पत्नी अनन्या की आंखें खुशी से चमक उठी। उनका दिल बाग बाग हो गया, मानो उनकी मांगी मुराद पूरी होने वाली हो। तब अभिषेक बोला, मेरी बहन रूपाली, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी और माँ के इलाज के लिए मेरी मदद करोगी। तुम एक जिम्मेदार बेटी और एक जिम्मेदार बहन हो। बाबूजी की तेरहवीं कुछ दिन में ही हो जाएगी। उसके बाद हम वकील साहब को घर पर ही बुला लेंगे और जमीन के कागजों पर तुम साइन कर देना। फिर मैं माँ का इलाज अच्छे डॉक्टर से करवा दूंगा। देखना, माँ जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगी और पहले जैसे हमारे साथ हंसने बोलने लगेंगी। अभिषेक और अनन्या का प्लान काम करता नजर आ रहा था। उन्हें मन ही मन बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। उनकी तरकीब के हिसाब से उन्होंने सोचा हुआ था कि बहन को मां का लालच देकर जमीन जायदाद पर दस्तखत करके सारी प्रॉपर्टी हड़प लूंगा और मां तो पागल हो चुकी हैं, उनसे भी अंगूठा किसी तरह लगवा ही लूंगा। उसके बाद उन्हें पागल खाने पागल करार देकर छोड़ आऊंगा। अब रूपाली ने अपनी मां को नहलाया, प्यार से उनके बाल सहलाते हुए उनके बालों में तेल लगाकर बाल बांधे, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाए और उन्हें चारपाई पर बैठा दिया। हालांकि कांता जी कुछ बोल नहीं रही थी, बस चुपचाप रूपाली को देखे जा रही थी। रूपाली अपनी माँ के पास ऐसे ही घंटों बैठी रही और वहीं पर सो गई। अगले दिन जब वह सुबह में उठी, नाश्ता करने के बाद उसने सोचा कि वह अपने दोस्त वंदना के पास जाकर उससे मिलकर आएगी। जैसे ही घर से निकली तो पड़ोस वाली शालिनी अम्मा, जो कि उसकी माँ कांता देवी की बहुत अच्छी दोस्त थी, उनका उनके घर पर आना जाना लगा ही रहता था और जो घर में होता था वह सब शालिनी देवी को पड़ोस में रहने की वजह से पता होता था। शालिनी अम्मा ने रूपाली को आवाज लगाई। तब रूपाली उनके पास गई और उनका आशीर्वाद लिया और कुछ देर उनके पास ही बैठ गई। तब जो शालिनी अम्मा ने रूपाली को बताया, बेटी, जब से तुमने प्रेम विवाह किया था तब से तुमने इस घर में कदम तक नहीं रखा, क्योंकि तुम्हारे साथ भी तुम्हारे भाई ने ऐसा रवैया किया था जिसकी वजह से तुम इस घर में लौट कर नहीं आई और पिता की मृत्यु की खबर सुनकर तुम आई हो। हाँ, अभिषेक भाई ने ही मुझे फोन पर बताया था कि बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैं विदेश से चली आई। मेरे पति विहान बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए हैं, जिसकी वजह से वह नहीं आ पाए। बेटी रूपाली, कहाँ भाई भाभी की बढ़ाइयाँ कर रही है तू? यह सब तेरे भाई भाभी का ही तो किया धरा है, जो आज तेरी माँ की यह दशा बन गई। ये सुनकर रूपाली के होश उड़ गए। शालिनी जी बोली कि बेटा, तुम्हारे घर पर तो आए दिन लड़ाइयाँ होती ही रहती थी। तुम्हारे भाई अभिषेक की किसी न किसी बात को लेकर तुम्हारे बाबूजी के साथ कहा सुनी हो ही जाती थी, जिसकी वजह से तेरे बाबूजी बीमार रहने लगे। अच्छे से इलाज न होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और उनके सदमे में तुम्हारी माँ भी बीमार सी रहने लगी। बीमारी की हालत में तुम्हारी भाभी अनन्या ने उनसे बहुत ज्यादा काम लिया और तुम्हारा भाई भी इन सब पर कुछ नहीं कहता, बल्कि तुम्हारी माँ को ही बोझ समझता, उन्हें डांटता फटकारता। पता है, 3 दिन पहले तुम्हारे घर पर खूब लड़ाइयाँ हुई, जिसमें तुम्हारी माँ कांता जी बड़ी जोर जोर की रोने की आवाजें आ रही थी। वह चिल्ला रही थी और बहू उन पर अत्याचार कर रही थी और आज उनकी हालत यह हो गई है। लेकिन अम्मा, भाई भाभी माँ बाबूजी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कहते हुए रूपाली रोने लगी। शालिनी अम्मा ने उसे चुप कराया। अब रूपाली ने अपनी दोस्त वंदना के घर जाना ठीक ना समझा
और वह वापस अपनी माँ कांता जी के पास चली गई, क्योंकि उसे डर था कि उसकी गैर मौजूदगी में पता नहीं उसके भाई भाभी उसकी माँ कांता जी के साथ कुछ गलत ना करे। 4 दिन हो गए थे विदेश से भारत आए हुए रूपाली को, और इन 4 दिनों में ही सारे काम कांता जी की रूपाली ही कर रही थी। उनको नहलाना, खाना खिलाना, बाल बनाना सब रूपाली ही कर रही थी। अब कांता जी की तबीयत में काफी सुधार आने लगा था। एक दिन अचानक से उन्होंने रूपाली को बेटी कहकर पुकारा। अपनी माँ कांता जी के मुंह से बेटी शब्द सुनकर रूपाली को बहुत अच्छा लगा। उसका दिल खुशी से भर गया और वह अपनी माँ के जोर जोर से गले लगकर रोने लगी। और इधर जब अनन्या ने अपनी सास को देखा तो दौड़कर कमरे में गई और अपने पति के पास जाकर बोली, देखो जी, तुम्हारी माँ को कितनी भली चंगी बैठी हैं, बिल्कुल ठीक ठाक दिख रही हैं और रूपाली से बातें भी कर रही हैं। कहकर आश्चर्य करने लगी। अपनी माँ कांता जी के ठीक होने की बात सुनकर अभिषेक भी हैरान परेशान हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्या तुमने माँ को वह गोली नहीं दी? अजी, मुझे मौका ही नहीं मिला। तुम्हारी बहन इस बुढ़िया का पीछा छोड़ ही कहाँ रही है, सारे दिन चिपकी रहती हैं। 4 दिन हो गए वह दवाई खिलाए हुए, भिनभिनाते हुए अनन्या बोली। तब अभिषेक ने एक शीशी से गोली निकाली और उसे गिलास में पानी बनाकर मिला दिया और गिलास लेकर अपनी माँ कांता जी के कमरे में पहुंचा और अपना नाटक रचाते हुए बोला, हटना रूपाली जरा, थोड़ी देर यहाँ से माँ को दवाई खिलानी है, विटामिन की गोली है, अगर नहीं खाएंगी तो फिर से कमजोरी आ जाएगी। ऐसा कहते हुए अभिषेक ने कांता जी के मुंह में वह गोली डाली, ऊपर से दवाई मिलाया हुआ पानी पिला दिया और चुपचाप वहां से चला गया। रूपाली को थोड़ा अजीब लगा, पर वह चुपचाप सब देखती रही। 1 घंटे बाद देखा तो कांता जी फिर से उसी हालत में हो गई। चिल्लाने लगी, रोने लगी, हाथ पैर पटकने लगी। उन्हें पागलपन के दौरे पड़ने लगे। लेकिन रूपाली को माँ की ऐसी हालत देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर से अचानक उसे ध्यान आया कि अभी 1 घंटे पहले माँ बिल्कुल ठीक थी। उसके भाई अभिषेक ने माँ को दवाई दी। सोचते हुए वह जल्दी से रसोई में पहुंची। देखा तो वहां पर एक दवाई की शीशी रखी थी। उसने शीशी का फोटो लिया और अपनी दोस्त वंदना के पास भेज दिया कि पता करो यह दवाई किस चीज के लिए होती है और कैसी होती है। फिर रूपाली अपनी माँ कांता जी के पास आई। देखा तो कांता जी सो चुकी थी। आज रूपाली को खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि भाई की लड़ाई की वजह से वह अपने माता पिता से भी रूठी रही और उनसे मिलने ना आ पाई। काश वह बीच में आ जाती तो यह सब ना होता। कहते हुए उसकी आंखें भर आई। उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। उसे अपने बाबूजी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। तभी उसने उनकी अलमारी खोली और उनकी डायरी निकालकर पढ़ने लगी। डायरी में उन्होंने अपनी पत्नी के लिए भी पत्र लिखे थे और अपने बेटे अभिषेक के बचपन से लेकर बड़े होने तक सारी यादें संजोकर डायरी में लिखी हुई थी। फिर देखा तो लिखा हुआ था, एक पत्र मेरी प्यारी रूपाली के नाम। अपना नाम देखते ही रूपाली उत्सुकता से पत्र को पढ़ने लगती है। मेरी प्यारी बेटी रूपाली, तुम जानती हो जिस दिन से तुमने प्रेम विवाह किया अपने भाई के खिलाफ जाकर, और तुम्हारी और उसकी काफी कहा सुनी हुई, और इसमें उसने तुम्हारे पति विहान को भी बहुत अपमानित किया, जिसकी वजह से तुम्हें यह बातें दिल पर लगी होगी। मैं भी कुछ कह न पाया। मैं तुम्हारे इस विवाह के खिलाफ नहीं था। मैं तुम्हें वापस बुलाना चाहता था, पर तुम विदेश चली गई अपने पति के साथ। इधर अभिषेक ने मुझ पर दुनियादारी और लाज की बेड़ियां मेरे पैरों में बांध दी थी। मुझे इन सब से रोक दिया। कहा
कि या तो आप अपनी बेटी को चुनो या फिर मुझे। मैं तुमसे फोन पर भी बात ना कर पाया बेटी, मुझे माफ कर देना। समय के साथ सब सामान्य होने लगा, परंतु एक दिन मैंने बंटवारे की बात करी। मैंने कहा कि मैं अपनी जायदाद बराबर अपने दोनों बच्चों में बांट दूंगा। आधा हिस्सा मैं बेटे के नाम तो आधी तुम्हारे नाम पर करूंगा। इस पर अभिषेक बिफर गया और गुस्से में उस दिन भी घर में खूब लड़ाई हुई। फिर उसके बाद खुद अभिषेक ने ही अपनी पसंद की लड़की अनन्या से शादी की, जबकि इसमें हमारी मर्जी नहीं थी। उसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। अनन्या बहुत ही नकचड़ी मिजाज की लड़की है। हम नहीं चाहते थे कि वह घर में आते ही बवाल मचाए। जब मैंने अभिषेक से इस शादी के लिए मना किया, तब वह बोला कि जब तुम्हारी बेटी ने अपनी पसंद से प्रेम विवाह किया, तब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई, और आज जब बेटा कर रहा है तो परेशानी हो रही है, लाज शर्म आ रही है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अनन्या से। और जब मैंने उस लड़की अनन्या के बारे में बताया कि वह एक अच्छी लड़की नहीं है, चरित्रहीन है, तब तेरे भाई अभिषेक ने मुझ पर हाथ तक उठा दिया था। यह पढ़ते ही रूपाली निशब्द हो गई और सुन्न पड़ गई। वह सोच रही थी कि माता पिता पर हाथ उठाना कहाँ का नियम है, कहाँ की सीख है। आज उसे अपने भाई अभिषेक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से के ज्वालामुखी उसके दिमाग में भरी पड़ी थी। सोच रही थी कि अभी के अभी जाकर अभिषेक के मुंह पर तमाचे जड़ दूं और उनसे अपने माँ बाप का बदला लूं। लेकिन फिर यह सोचकर चुप हो गई कि दो चार तमाचे से इनका क्या होगा। इससे इसके माँ बाप का बदला पूरा नहीं हो जाएगा। इन्होंने तिल तिल करके मेरे माँ बाबूजी को तड़पाया है। ये सोचकर वह पत्र आगे पढ़ने लगती हैं। बेटी, तुम्हारे भाई अभिषेक के विरोध करने के बावजूद भी मैंने जायदाद को दो हिस्सों में बांटा है, क्योंकि सारी जायदाद में अभिषेक के नाम कर देता तो वह हमें पूछेगा भी नहीं। और आज मेरी और तुम्हारी माँ की जो हालत है, उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम्हारा भाई और वह लड़की अनन्या है। लेकिन बेटी रूपाली, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। हो सके तो मेरी बेटी मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारा अभागा बाबूजी। जैसे ही रूपाली पत्र को पूरा पढ़ती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी अचानक रूपाली की दोस्त वंदना का फोन आता है। रूपाली अपने आंसू पोंछते हुए खुद को संभालती है। हेलो रूपाली, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे उस दवाई के बारे में अर्जेंट बात करनी है। तुम मुझसे अभी आकर मिलो। तब रूपाली बोलती है कि हाँ वंदना, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं अभी निकलती हूँ। कहकर वह वंदना के पास जाती है। क्या हुआ वंदना? वह दवाई कैसी थी? क्या वह विटामिन ए की दवाई है, कमजोरी दूर करने के लिए? नहीं रूपाली, यह बताओ, यह दवाई कौन खाता है और किसके लिए है यह दवाई? तब रूपाली बोलती है कि यह माँ की दवाई है। तब वंदना बोली, रूपाली, तुम्हारे घर में आखिर यह हो क्या रहा है? तुम्हें पता भी है यह दवाई किस लिए होती है? यह दवाई इंसान का मानसिक संतुलन बिगाड़ने के लिए होती है। यह दवाई खाकर इंसान धीरे धीरे अपने दिमाग की हालत खो बैठता है और पागल हो जाता है। तुम्हारे घर में बहुत बड़ी साजिश हो रही है, तुम्हारी माँ के खिलाफ। यह सुन रूपाली को अपने कानों पर ही विश्वास नहीं होता। वह धम से जमीन पर बैठ जाती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं कि कोई इंसान इतना नीचे भी गिर सकता है क्या। तब वह बोलती है कि वंदना, मेरा भाई जमीन जायदाद हड़पने के लिए माँ को पागल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हाँ रूपाली, जरूर तुम्हारे भाई भाभी ने ही यह प्लान बनाया होगा। तब रूपाली बोली कि वंदना, प्लान तो अब मैं बनाऊंगी। उनका कैसे बनाते हैं प्लान, उनको यह सिखाऊंगी। तुम चिंता मत करो रूपाली, सब ठीक हो जाएगा।
मैं तुम्हारे साथ हूँ, कहकर दोनों सहेलियां आपस में बातचीत करने लगती हैं। कुछ देर बाद रूपाली अपने घर पर आ जाती हैं। अगली सुबह को वह अपने भाई अभिषेक से बोलती हैं कि मेरी फ्लाइट है, 13वीं के बाद मैं वापस विदेश चली जाऊंगी। फ्लाइट की बात सुनते ही अभिषेक सकपका जाता है। अरे, ऐसे कैसे? मेरा मतलब, माँ का भी तो इलाज करना है, तुम्हें याद है ना? उनके कागजात पर तुम्हें अपने साइन करने हैं। तुम्हारे सिग्नेचर के बिना कुछ नहीं हो पाएगा रूपाली, यह तुम अच्छे से जानती हो। चलो, कोई बात नहीं, मैं वकील साहब को कॉल कर देता हूँ। बाबूजी की 13वीं के बाद तुम उनके कागज पर साइन कर देना और फिर आराम से चली जाना। मैं सब अच्छे से संभाल लूंगा। हाँ दीदी, यह बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ जी पहले की तरह भली चंगी हो जाएगी। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना। अनन्या मीठी छुरी बनते हुए बोली। अब थोड़ी सी देर बाद पंडित जी भी घर पर आ गए और 13वीं का कार्यक्रम शुरू हो गया। मेहमान और आस पड़ोस के सभी लोग वहां पर उपस्थित हो गए। तब अभिषेक खुद को बहुत अच्छा दिखाते हुए अपने बाबूजी की तारीफ करते हुए उनके लिए शब्द बोलने लगा कि मेरे पिताजी मेरे लिए भगवान सम्मान थे और हमेशा रहेंगे। तब रूपाली का मन तो हुआ कि अभी जाकर इसका सारा नाटक बंद कर दे और सबको बता दे इसकी असलियत। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। फिर कुछ देर बाद रूपाली ने अपने बाबूजी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके बारे में बोलना शुरू किया। तब उसकी नजर अपने भाई अभिषेक पर पड़ी, जो कि वकील के साथ में बैठा हुआ था और उसे सारे कागज दिखाते हुए इशारे कर रहा था। रूपाली का गला रोंद गया, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई जब उसने सामने देखा उसकी दोस्त वंदना अपने पति के साथ वहां पहुंच चुकी थी। तब उसको थोड़ी हिम्मत मिली और उसने बोलना शुरू किया कि मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। शायद आपको नहीं पता, तो मैं आज बताती हूँ कि मेरे भाई अभिषेक की नजर में मैं सिर्फ एक जमीन का हिस्सा हूँ। रूपाली के ऐसे बोलते ही भरी महफिल में सन्नाटा पसर गया। सब चुपचाप रूपाली को सुनने लगे। फिर रूपाली ने बोलना शुरू किया। वह जमीन जो मेरे बाबूजी ने मेरे नाम पर की है, इस जमीन के लिए मुझे विदेश से फोन करके मेरे भाई अभिषेक ने मुझे यहाँ बुलाया, मेरे आगे मिन्नतें मुरादे की। और अगर आज वह जमीन मेरे नाम पर ना होती तो मेरी कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ तक कि बाबूजी की मृत्यु का भी मुझे ना पता चलता। यह सब सुनते ही अभिषेक अपनी जगह से खड़ा हो गया और हैरान होकर गुस्से में रूपाली को घूरने लगा। तब रूपाली बोली कि यह बात तुम अपने दिमाग में डाल लो कि मैं अपने माँ बाबूजी की बेटी हूँ और माँ बाप की जमीन या जायदाद पर बेटियों का हक नहीं होता। यह बात तुम अपने दिमाग से निकाल दो। और बेटियां तो अपना हक सिर्फ इसलिए छोड़ देती हैं ताकि उनके माँ बाबूजी को कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो। लेकिन इस बात का फायदा भी तुम हमेशा उठाते हो और यह बात तो साफ है कि आज के बाद मेरा मायका खत्म हो जाएगा। जिस तरह की हरकतें तुमने मेरे माता पिता के साथ की है, उसके बाद मैं तुम्हें अपना भाई कहना गवारा नहीं समझती। मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को कभी माफ नहीं करूंगी। तुमसे इसी तरह तिल तिल करके हिसाब लूंगी, जिस तरह से तुमने मेरे माँ बाप को तड़पाया है। यह सुनते ही अभिषेक का पारा गुस्से में चढ़ गया और वह गुस्से में स्टेज पर रूपाली के पास पहुंचा और उसे धमकाते हुए बोला कि अगर एक शब्द भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। जो बोलते आई हो वही बोल, फालतू बात करने की जरूरत नहीं है, वरना यहाँ से अभी के अभी दफा हो जाओ, कहकर रूपाली पर चिल्लाया। तब अनन्या अपने पति अभिषेक को चुप कराकर बोली, दीदी,
आप ऐसा क्यों कह रही हो? घर की बात घर में ही रहने दो। क्यों सबके सामने तमाशा बना रही हो हमारा? अगर आप ऐसे करोगी तो बाबूजी की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? तब रूपाली बोली, अरे वाह भाभी, वह जिन लोगों की वजह से मेरे बाबूजी समय से पहले ही इस दुनिया से चले गए, उन्हें तड़प तड़प कर मार दिया गया, आज वही लोग उनकी आत्मा को शांति देने लगे। लेकिन अब बस, बहुत हुआ। मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूंगी। उसने अपने हाथ से वह दवाई निकाली और दिखाते हुए बोली, देखिए, यह वही दवाई है जिसे मेरे भाई भाभी मेरी माँ को खिलाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह वह दवाई है जिससे इंसान पागल हो जाता है, उसके मानसिक संतुलन पर फर्क पड़ता है। वह एक तरह का जहर है। यह क्या बकवास कर रही हो रूपाली? यह सिर्फ तुम्हारी एक घटिया चाल है जिससे तुम मुझे और अपनी भाभी को बदनाम करना चाहती हो। अभिषेक चिल्लाकर बोला। तब रूपाली बोली, अरे अभिषेक, यह तो कुछ भी नहीं। अभी तो बाबूजी की वह डायरी पढ़ना बाकी है जिसमें उन्होंने तुम्हारी सारी हरकतों का मुआयना अच्छे से किया है। यह सुनते ही अभिषेक और अनन्या सकते में आ गए। दोनों को कुछ समझ में नहीं आया कि वह आखिर क्या करे। अनन्या ने अभिषेक को चलने का इशारा किया। जैसे ही वह दोनों जाने लगे, तभी वहां पुलिस आ पहुंची। रूपाली ने उन्हें अरेस्ट करने के लिए पुलिस कंप्लेंट की थी। पुलिस ने उन दोनों को पकड़ लिया। तब रूपाली बोली, अरे भाई भाभी, कहाँ जा रहे हो? अभी जमीन भी तो आपको अपने नाम पर करनी है। रूपाली ने सारे सबूत पुलिस को दे दिए। वह कागजात, वह दवाई की शीशी और अपनी माँ को सबूत के तौर पर दिखाया। अभिषेक और अनन्या को पुलिस पकड़कर ले गई। अभिषेक और अनन्या की सारी चाल धरी की धरी रह गई। दोनों के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। अब उन्हें 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई और जो भी जायदाद थी उसका फैसला रूपाली को दे दिया गया। लेकिन रूपाली को जायदाद का कोई लालच नहीं था। वह तो बस अपनी माँ को खुश देखना चाहती थी और अपने माँ बाबूजी का बदला अपने भाई भाभी से लेना चाहती थी, और ना ही वह किसी का हक रखना चाहती थी। इसलिए उसने पुश्तैनी मकान और दुकान अपने भाई अभिषेक को ही दे दिया, और जो अपने हिस्से की जमीन थी उसे बेचकर उसने सारे पैसे वृद्ध आश्रम वालों को दे दिए और अपनी माँ कांता जी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए विदेश चली गई और ले जाकर उनकी देखभाल अच्छे से करने लगी। समय के साथ कांता जी रूपाली के बच्चों के साथ घुल मिल गई। रूपाली का पति विहान भी कांता जी का खूब ख्याल रखता और अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है रूपाली और उसके बाबूजी को लेकर? उन्होंने जो फैसला किया वह सही था कि गलत? उसने जो अपने भाई भाभी के साथ किया वह सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन के साथ, ताकि न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।